हेलो बच्चों। हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था। तो आज हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले दो पार्ट हो चुका है, तो आज हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। तो बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक मिनट, पूरे चैप्टर को हम कितने पार्ट में बांटे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला पार्ट कौन सा था? गैल्वेनिक वाला, है ना? और इसको क्या बोल रहे थे? वोल्टेइक सेल। सेकेंड पार्ट कौन सा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तीसरा पार्ट कौन सा था? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोल दो इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और चौथा पार्ट कौन सा था? सेल एंड बैटरी। फिर इसी के अंदर फ्यूल सेल और क्रोजन। ये पार्ट में हम बांटे थे पूरे चैप्टर को, है ना? तो हमारा ये पार्ट हो गया। इसमें क्या था? इसमें मेन क्या था कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा था? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमारा कौन सा पार्ट है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी इसको हम खत्म किए। इसमें क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी में। ठीक। अब जो हमारा पार्ट है वो हमारा तीसरा वाला पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसको अब इसी को चालू करने वाले हैं। इसके बाद सेल, बैटरी, फिर फ्यूल सेल, क्रोजन वगैरह पढ़ेंगे लास्ट में। ये चौथा पार्ट है हमारा। तो हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बेस्ड पे। तो तीसरा वाला पार्ट है ये, है ना? तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें अभी तक हम क्या देख रहे थे? सेल का टाइप्स वगैरह चेक कर रहे थे। तो इसमें सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़े, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़े। अब जो इसमें कंडक्शन हो रहा था, करंट का कंडक्शन हो रहा था सोल्यूशन के थ्रू, आयंस का मूवमेंट करना, तो वो कैसे कैसे होता है और किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे चेंज हो रहा है इसका कंडक्टेंस वगैरह, वो चीज अब इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे सोल्यूशन का रेजिस्टेंस, जैसे वायर का रेजिस्टेंस होता है, वैसे सोल्यूशन का भी रेजिस्टेंस होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, है ना? इसमें कॉर्लॉस लॉ वगैरह बहुत सारा आएगा। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड कर रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, वो इलेक्ट्रोलाइट मान लो वीक है, स्ट्रांग है, उससे फर्क पड़ता है कंडक्टेंस पे। ठीक है, तो अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तब क्या फर्क पड़ेगा, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तब क्या फर्क पड़ेगा। तो वो सब को देखेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहले जो इसमें जो कंडक्टेंस होता है वो दो तरीके से होता है। एक मेटेलिक कंडक्टेंस, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। एक मेटेलिक कंडक्टेंस, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो बताए थे हम कि शुरू में ही बताए थे, है ना, कि जो कंडक्शन होता है दो रीजन की वजह से होता है। एक पहला हमारा, अगर सॉलिड जैसे मेटल वायर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, है ना, ये एक कंडक्टेंस। और एक सॉल्यूशन से आयंस का फ्लो होना, है ना। सॉल्यूशन में क्या होता है? आयंस। सॉल्यूशन में क्या होता है? आयंस। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना, इसमें जो कंडक्टेंस होगा वो किसके वजह से होगा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है। और सॉलिड वायर में इसमें जो कंडक्टेंस होगा, सॉलिड वायर में इसमें जो कंडक्टेंस होगा वो किसके वजह से होगा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही था। तो एक बार जब इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टेंस हो रहा है, एक आयंस के कारण कंडक्टेंस हो रहा है, तो हम लोग को कौन सा वाला पढ़ना है? ये वाला, कि सॉल्यूशन में कैसे कंडक्टेंस होता है। तो और इसमें जो कंडक्टेंस हो रहा है उसको कहाँ पढ़ते हैं?
फिजिक्स वाले चैप्टर में है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। और इसमें जो जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, ये होता है। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसी का इसमें भी सोल्यूशन का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जैसे वायर का रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें रेजिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। यहाँ पे ये क्या है, रेजिस्टिविटी। तो इस सोल्यूशन का भी रेजिस्टिविटी होता है, जैसे यहाँ पे वायर का होता है। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी यहाँ पे बन रहा है रो को, उसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो सोल्यूशन का होता है, जो यहाँ रो होता है, वही यहाँ पे कंडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, वैसा ही यहाँ पे कंडक्टिविटी को फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल देंगे। ठीक, और एल अपॉन ए, एल क्या है यहाँ पे, ये जो वायर होता है उसका लेंथ और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, तो यहाँ जो हम ये इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोड यूज होगा, वो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रोड है, एक ऐसे इलेक्ट्रोड है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एल से डिनोट करेंगे। सही है। और यहाँ पे जो एरिया था इस वायर के लिए, वो एरिया कौन सा था, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ भी एरिया कौन सा होगा, तो जो हम रॉड डिप किए हैं इसमें, वो रॉड ऐसे होगा, तो रॉड का बीच का डिस्टेंस तो एल हो गया। और जो एरिया आएगा, वो एरिया कौन सा आएगा, इस इलेक्ट्रोड का एरिया, वो भी कौन सा वाला, मान लो ये रॉड को हम डिप किए हुए हैं, तो इस रॉड को जो डिप किए हैं उसको हम एक साथ पहले इसको मतलब एक साथ चिपका देंगे, और फिर जो कॉमन एरिया बनेगा वो एरिया ये वाला होगा। यहाँ जो एरिया बनेगा वो एरिया कौन सा बनेगा, वो एरिया जो प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड को हम प्रोजेक्ट करेंगे दोनों एरिया को, जो एरिया कॉमन आएगा वो एरिया हमारा यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा। मान लेते हैं कभी कभी सोल्यूशन हम ऐसे डिप कर देते हैं, तो इसका पूरा एरिया नहीं लेंगे, फिर प्रोजेक्टेड एरिया बोलने का मतलब इसको सटाओ। ठीक, जो ये जो कवर किया ना एरिया कॉमन वाला, वो कॉमन वाला एरिया लेंगे, पूरा इलेक्ट्रोड का एरिया नहीं लेंगे, जो कॉमन एरिया लेंगे, जो कॉमन एरिया आएगा उसको हम लोग लेंगे। जैसे मान लो इस टाइप से होता, तो इस टाइप से, तो इसको हम प्रोजेक्ट करते, फिर जो कॉमन बनता वो वाला एरिया हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आता था वायर के लिए, वो सेम इसके लिए भी होता है। ठीक, सेम ये वाला इसके लिए भी होता है। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस जिसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वो आर का जी हो जाता है, जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे रजिस्टिविटी होता है, तो रजिस्टिविटी को रो बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे रो को हम के बोलते हैं, और के को क्या बोल देते हैं, यहाँ रजिस्टिविटी, तो यहाँ कंडक्टिविटी। ठीक, दूसरा नाम यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम है इसका, तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक, और लेंथ क्या है इसका, ये वायर का लेंथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ। फिर ये जो एरिया है, वो एरिया कौन सा है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ कौन सा एरिया, जो एरिया कॉमन प्रोजेक्टेड वाला होगा, वो एरिया यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये तो इसका इंफॉर्मेशन हुआ। फिर एक टेम्परेचर का केस आता है इसमें, क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका कंडक्टेंस घटता है। वायर का जो मेटेलिक कंडक्टेंस है, इसको हम मेटेलिक कंडक्टेंस बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस, और इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मेटेलिक कंडक्टेंस, इस वाले पार्ट को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो जो मेटेलिक कंडक्टेंस है, ये मेटल वायर की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे एक क्या खास बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका कंडक्टेंस घटता है और इसका कंडक्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसका बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कॉपर का वायर होता, तो कॉपर का वायर क्या करता है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यही होगा, है ना। अब जो ये कॉपर 2+ है, वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बच जाता है आयंस, उसको बोलते हैं कर्नल। ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से निकल गया, तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सेल अंदर का बच जाता है न्यूक्लियस के साथ, पूरे को हम बोलते हैं कर्नल। ठीक, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मेटल का, इसका हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो वायर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था वायर में, उसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है कि ये वाला आयंस जो यहाँ पे आके वाइब्रेट करने लगता है, यहाँ इसका वाइब्रेट होने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत होता है। तो जब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
जो हम बात कर रहे थे कि स्मूथली फ्लो कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से इस वायर में जो कर्नल पार्ट होता है वो बीच में आके वाइब्रेट करने लगता है इसके रास्ते में, तो फिर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का सही से फ्लो नहीं हो पाता, तो कंडक्टेंस डिक्रीज कर गया। कंडक्टेंस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करना, तो कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ आयंस, है ना, बिटवीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर इसके रास्ते में कर्नल आके क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो ऐसा वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में दिक्कत होता है, जिसके कारण कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ऐसा नहीं होता। अगर इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयंस में थर्मल एनर्जी गेन हो जाता है ना, और इसको तो और ज्यादा ये मिल गया कि हाँ और ज्यादा इसमें स्पीड आ गया, तो यहाँ पे ऐसा दिक्कत नहीं होता जो यहाँ पे होता है, इसमें और फ्रीली मूवमेंट करने लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि विस्कोसिटी वगैरह जो जैसे सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में विस्कोसिटी एक टर्म होता है जिसको हम जैसे फ्रिक्शन समझ सकते हैं कि लेयर है लिक्विड का और लेयर है, दोनों लेयर को बीच में फ्रिक्शन काम करता है, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं सोल्यूशन में, है ना। तो जैसे शहद देखते हैं ना, शहद है पानी है, तो शहद को फर्श पे गिराओ और पानी को गिराओ, तो दोनों में जल्दी फ्लो कौन करता है, पानी करता है, और शहद नहीं करता। क्यों, मतलब धीरे धीरे करता है शहद। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पानी और जो लेयर होता है पानी में, पानी के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो जो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसको विस्कोसिटी बोल सकते हैं। तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण वो जल्दी फ्लो करता है, क्योंकि लेयर के लेयर के बीच में फ्रिक्शन है नहीं, तो आराम से फ्लो करता है एक दूसरे पे। लेकिन वहीं पे शहद देखना बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है ड्यू टू हाई विस्कोसिटी, मतलब लेयर के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो एक दूसरे पे एकदम धीरे धीरे फिसलता है, इसलिए वो शहद जल्दी फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, तो विस्कोसिटी सोल्यूशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका क्या हुआ, विस्कोसिटी कम हो गया सोल्यूशन का, तो विस्कोसिटी कम तो आराम से फ्लो करना चालू करेगा, तो आयंस फ्रीली मूवमेंट करने लगता है, जिसके कारण इसका कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक, तो मेटल वायर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस क्या होता है, घटता है, और इसका टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस भी बढ़ता है। ठीक, तो ये टेम्परेचर वाला पॉइंट हुआ। फिर इसमें जो कंडक्टेंस आता है वो बहुत सारा टाइप का होता है ना। इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा, है ना। कंडक्टेंस में जैसे कंडक्टिविटी जो हम जिसको बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे रो था ना रेजिस्टिविटी, वहाँ पे कंडक्टिविटी आता है। तो कंडक्टिविटी हमारे में एक कंडक्टिविटी हुआ, फिर इसी का दो टाइप, एक मोलर कंडक्टिविटी, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सब भी जैसे डिपेंड करता है इसके कंसंट्रेशन वगैरह पे। तो वो कैसे चेंज होगा कि कंसंट्रेशन, जैसे इसमें अभी टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज हुआ कंडक्टेंस, कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या हुआ, बढ़ा। तो अगर हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर दे, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से भी तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। यहाँ तो कंसंट्रेशन का बात ही नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होता है ना, तो अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो इसके कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, और उसमें बता चुके हैं कि कंडक्टेंस में भी दो टाइप और बनता है, मोलर एक कंडक्टिविटी, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो उसके वजह से अगर कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करते हैं तो कैसे इसका कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जैसे इसमें कंसंट्रेशन लिए, तो कंसंट्रेशन हम जो जिसका निकाल रहे हैं इसमें मोल पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे, तो मोल किसका लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक हुआ स्ट्रांग हुआ, उससे भी फर्क पड़ता है कंडक्टेंस पे। ठीक, तो बहुत सारा चीज इसमें दिक्कत आता है कि कैसे कैसे इसका कि कंडक्टेंस वगैरह कैसे इंक्रीज डिक्रीज किस बात पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, कंडक्टेंस, है ना, कंसंट्रेशन वगैरह बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है। तो अब आते हैं इस पे कि इसमें देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इन मेटल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है कि दो मेटल प्लेट लगा दिए और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट 20 वोल्ट का बैटरी का यूज कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है ना, तो वो मेटेलिक कंडक्टेंस में बता चुके हैं अभी। फिर सेकेंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ मोल्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो इसमें किसके कारण होता है, आयंस के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ मोल्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो बोल रहा है मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या, मोल्टेन स्टेट का मतलब जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl नमक को हीट करके पिघला दो, तो हीट करके पिघलाने का मतलब क्या कि उसमें केवल Na और Cl है, लेकिन हम बोले कि NaCl को पानी में डाल दो, तो पानी में डालने पे वहाँ पानी भी है, तो पानी का H+OH- होगा। हालांकि जो प्योर वाटर होता है वो डिसोसिएट नहीं करता। ठीक है, ज़्यादा जैसे मान लो 1 बिलियन मॉलिक्यूल ले लिए,
वाटर का, तो उसमें से मुश्किल से 2 भी सही से ब्रेक नहीं करता। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज वगैरह है तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे पानी है तो पानी में NaCl डाल दिए तो H प्लस हुआ, OH माइनस हुआ, Na प्लस हुआ, Cl माइनस हुआ, उसमें बहुत सारा आयंस आ गया। तो NaCl वहां पे एक्वस फॉर्म में बोलेंगे, तो 2 पार्ट, एक मोल्टेन एक एक्वस। तो मोल्टेन का मतलब क्या कि केवल उसमें NaCl है, और एक्वस का पार्ट का मतलब क्या, उसमें पानी के साथ साथ NaCl है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मोल्टेन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को केवल लिक्विड में चेंज कर दिया गया है हीट करके, उसको हम सोल्यूशन नहीं बनाए। सोल्यूशन का मतलब 2 कंपोनेंट को मिक्स करना, 3 कंपोनेंट को मिक्स करना, 4 कंपोनेंट को मिक्स करना, लेकिन मिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो प्योर ही है, पहले सॉलिड था तो उसको लिक्विड में चेंज कर दिए टेम्परेचर वगैरह दे करके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या है कि मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल, है ना। कंडक्टेंस मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम कितना है। जैसे मान लो कॉपर का वायर है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सिल्वर का वायर है तो Ag प्लस में जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, है ना। तो उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है कि मेटल का नेचर क्या है, कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल का वायर है। ठीक है, और देखो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है उसका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर एमॉर्फस है ना, क्रिस्टलाइन है, तो क्रिस्टलाइन में भी बहुत सारा टाइप्स होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। फिर टेम्परेचर पे अभी बताए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कंडक्टेंस क्या होता है इसका, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घट जाएगा ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ जो कर्नल बचता है ना आयंस का, उसके कारण होता है। अब देखो लेंथ है, एरिया है ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, लेंथ बढ़ाएंगे तो अभी बता चुके हैं लेंथ में क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, और एरिया पे भी डिपेंड करता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। ठीक है, तो आर बराबर रो एल बाई ए, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एल अगर एल घटता है फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या, कंडक्शन अच्छा से नहीं होना, तो उस पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे। फिर हो गया ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर हो गया मेटल का। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है मेटेलिक कंडक्टेंस। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ये कंसंट्रेशन पे अभी बताए हैं कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं मतलब हम मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो कंडक्टिविटी वगैरह क्या होगा उसका, है ना, सोल्यूशन का। फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो जिसका कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसका किसका कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट का। अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है कि स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो अच्छे से ब्रेक कर रहा है, तो जितना ज्यादा आयंस जनरेट करेगा उतना अच्छा कंडक्टेंस होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन तो है ही, लेकिन कंसंट्रेशन जो मोल यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट का यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड कर रहा है कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है कि स्ट्रांग है ना, यहाँ पे लिख दिए हैं स्ट्रांग और वीक। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, कैसे कि जैसे मान लो NaCl को पानी में डालते हैं तो NaCl ब्रेक करता है, अगर हम सॉल्वेंट पानी ना रखें कोई और रख दे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है ना, कि पोलर पोलर में ज्यादा डिजॉल्व होता है, तो वैसा सॉल्वेंट ले जिसमें लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब अच्छे से ब्रेक हो आयंस, तो जितना ज्यादा आयंस ब्रेक होगा उतना अच्छा कंडक्टेंस होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। एंड इट्स विस्कोसिटी, अभी बताएं कि लिक्विड लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, तो जितना ज्यादा कम फ्रिक्शन होगा लिक्विड लिक्विड के बीच में, मतलब लिक्विड के लेयर के बीच में, तो लेयर अगर फ्रिक्शन कम है तो अच्छे से फ्लो करेगा एक दूसरे के लेयर पे, मतलब उसमें आयंस अच्छे से फ्लो करेगा, यानी कि विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बता चुके हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब विस्कोसिटी कम मतलब सोल्यूशन में कंडक्टेंस क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटेलिक कंडक्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, बता चुके हैं अभी, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल बिकम मोर विग्रस, बताया है कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कर्नल क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है। कर्नल मतलब क्या, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए बचा हुआ वाला पार्ट एटम का, वो सब क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। तो वो कर्नल क्या करता है, बीच में आके वाइब्रेट करने लगता है, उसके वजह से भी उसी की वजह से मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे तो वाइब्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आता, वो वाइब्रेट नहीं करता, आराम से नॉर्मल कर्नल के फॉर्म में रुका रहता है। विच हिंडर्ड द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो वो क्या करता है, हिंडर करने लगता है इलेक्ट्रॉन को रास्ते में। ठीक है, चलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। तो अभी बताए हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मतलब फ्रिक्शन कम होगा धीरे धीरे, है ना,
लेयर के बीच में थर्मल एनर्जी गेन किया तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो अच्छे से विस्कोसिटी विस्कोसिटी कम हो गया तो कंडक्टेंस फिर अच्छे से हो जाता है। तो ये हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज करना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखो, जो अभी बताए थे कि आर बराबर रो इंटू एल बाई ए जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। फिर इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसमें ये क्या कहलाया, लेंथ, और ये क्या कहलाया, एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, यूनिट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका लेंथ का सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर मिले तो, है ना। और रेजिस्टिविटी को और क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। अब इस सब को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए। तो देखो क्या होता है, ये आर है तो रो इंटू एल बाई ए, यहां से रो को हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे। तो देखो क्या बना, 1/रो, ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, ये 1/r इंटू एल बाई ए। ठीक, तो ये इसको हम जो 1/रो हुआ, इसको हम जो लिखते हैं वो के से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको डिनोट करते हैं जी से, और इसको डिनोट करते हैं जी स्टार से। ठीक, तो फाइनल जो बना वो क्या बना, देखो के इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। तो अभी से हमारा जो फार्मूला बना किसके लिए, ये है मेटल वायर के लिए, तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम वहाँ इसको यूज करते थे वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, फिजिक्स में, तो हम लोग इसको यूज करेंगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि के बराबर जी इंटू जी स्टार। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इंटू एल बाई ए, ये नाम हुआ। ठीक है, तो देखो यहां से क्या कर रहे हैं कि जो बना, क्या बना, के बराबर जी इंटू एल बाई ए। तो इसमें जो के है उसको हम क्या बोल रहे हैं, के किसका था, यहां पे था ना 1/रो इक्वल्स टू 1/r इंटू एल बाई ए। तो ये 1/रो का के है, यानी कि रो को क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी, तो इसको बोल देंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे उसको, तो स्पेसिफिक, एक मिनट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और इसको ये हुआ, सॉरी, ये हुआ, इसको बोलते थे रेजिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और ये पूरे को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बना। अब देखो यहां से इसका यूनिट क्या बनेगा, के का, यहां लिख दे रहा है ना, के बराबर जी इंटू एल बाई ए। तो इसका यूनिट जो पहले इसको देखो, इसका यूनिट क्या है, ओम, है ना। आर का क्या होता है यूनिट, ओम होता है, तो 1/r का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। तो यही तो है 1/r, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग साइमन भी बोलते हैं, साइमन, साइमन SIEMEN, और महो भी बोलते हैं, इसको ओम बोलते हैं ना। तो इसका इनवर्स है 1/रो 1/r, तो 1/r को हम क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं और महो भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो इसका यूनिट मान लो हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर, और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेल कांस्टेंट का ओवरऑल यूनिट क्या बन गया, पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बताओ इसका यूनिट क्या बना, तो ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। और अगर ये मीटर में होता, मीटर स्क्वायर होता, ठीक है, अगर ये मीटर में होता, मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, के बराबर जी इंटू एल बाई ए। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पहले इसको देखो, इसको हम बोल रहे हैं ओम इनवर्स,
और इसको बोल रहे हैं, ये अगर मीटर में होता, ये मीटर स्क्वायर में होता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स पर मीटर, है ना, क्योंकि एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, ये यहाँ भी क्या बन जाएगा, ये साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हम सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। मेटेलिक वायर के लिए R बराबर रो एल बाई ए, तो यहाँ पे K इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए, और एल बाई ए को हम लोग जी स्टार भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, है ना, जी स्टार भी लिखा मिलता है। तो जी स्टार को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बना, K बराबर जी इंटू जी स्टार। जी स्टार किसको बोलते हैं, एल अपॉन ए को, तो K बराबर जी इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला बना, जिसमें K को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो यूनिट बना, यूनिट में K को G इंटू एल बाई ए है, तो G को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से G को हम क्या बोल रहे हैं, ओम इनवर्स, या फिर साइमन, या फिर महो। ठीक है, अगर इसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो पर सेंटीमीटर, तो ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में लेते हैं, ये ओम इनवर्स है ही, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर साइमन पर मीटर। तो यहाँ भी ये क्या बनता है, साइमन बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं इसको, महो। तो इस सेंटीमीटर और मीटर में जो बोले हैं हम अलग अलग करके, इसको देखना है, ये सीजीएस यूनिट में हुआ, ये एसआई यूनिट में हुआ। ठीक है, ये एसआई यूनिट हुआ, ये सीजीएस यूनिट हुआ, तो इस कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।